स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, वह है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 इससे अभी वर्तमान में चल रहे सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल आर का स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग नई शिक्षा नीति के संदर्भ में किन किन चीज़ों को अध्ययन करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 है क्या, इसको जानेंगे। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य है उसको अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, और एक फॉर्मेट है 5-3-3-4, इसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण बातें कौन कौन से हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो है यह भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। यह शिक्षा नीति बहुत पहले से बनी है, लेकिन इसको जो है लागू किया गया है 29 जुलाई 2020 को ही, और यह जो भारत का एक शिक्षा नीति है जो 2020 में इसको लागू किया गया है। तो देखिए नई शिक्षा नीति को में जो है सन 1986 में एक नई शिक्षा नीति आई थी 1986 नाम से, ठीक है। उसके बाद भारत की यह जो शिक्षा नीति है यह इसका पहला परिवर्तन है, पहला बदलाव है। उसके बाद ये जो है 2020 में पहली बार इसको परिवर्तित रूप दिया गया है। देखिए इसको परिवर्तन क्यों किया गया, तो परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि उसमें कुछ सुधार किया गया है, ठीक है। जैसे जरूरत के अनुसार क्या है कि चीज़ों में बदलाव होनी चाहिए। जैसे पहले मनुष्य पैदल चलते थे, फिर साइकिल की जरूरत पड़ी, फिर मोटरसाइकिल की, इस तरह से करते करते आज जो मनुष्य है हवाई जहाज पे चल रहे हैं, पृथ्वी से चांद पर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मनुष्य को जरूरत पड़ रही है तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से नई शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता आई थी, इसीलिए इसको क्या है कि बदल के एक नया रूप दिया गया है। तो इस वीडियो में देखिए कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव हुई है, सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह जो शिक्षा नीति बनी है नई शिक्षा नीति 2020, यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एक समिति है, उसी की रिपोर्ट के आधारित है, ठीक। उसी के रिपोर्ट के आधार पर बनी है। किनकी रिपोर्ट के आधारित, तो यही जो इमेज में आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है के कस्तूरी रंगन, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक है एक, और इनकी अध्यक्षता वाली एक समिति है, उसी के रिपोर्ट पर आधारित है यह हमारा नई शिक्षा नीति 2020। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं उस पर एक नज़र डालते हैं हम सभी लोग। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य की अगर चर्चा की जाए तो इसमें से जो है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक, यानी 2020 से लेकर के 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा GER है, जिसको हिंदी में हम लोग सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं, उसको 2020 से लेकर के 2030 तक यानी 10 सालों में इसका जो रेशियो है उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह नई शिक्षा नीति 2020 का एक उद्देश्य है। और क्या क्या उद्देश्य है, तो देखिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी वर्तमान में 4.43% ही है। इसको कितना रखा गया है, तो इसको 6% करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में अभी जो है इससे लगभग कहे तो 2% पीछे चल रहा है। अभी वर्तमान में 4.43% है, इसका लक्ष्य 6% रखा गया है। आगे का जो लक्ष्य रखा गया वो ये है कि पहली इसमें जो है पहली से लेकर के 5वीं तक कक्षा तक, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बल दिया गया। यानी हमारा जो पढ़ाई की पठन पाठन की जो भाषा होगी पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक, वो कैसी होगी, मातृभाषा या फिर उसकी स्थानीय भाषा या फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा। जिस क्षेत्र में बच्चा रह रहा है, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है, उसकी वो अपनी भाषा होनी चाहिए पहले से 5वीं कक्षा के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का है तो उसका स्थानीय भाषा, जैसे मधुबनी का है तो वहाँ पर मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ठेठी बोली जाती है। इसी तरह से महाराष्ट्र का है तो मराठी, तमिल का है तो तमिलनाडु का है तो वहाँ तमिल बोली जाती है, उड़ीसा का है तो उड़िया बोली जाती है, झारखंड की है तो कुडुक बोली जाती है। तो इस तरह के से उसका जो है क्षेत्रीय भाषा है। तो पहले से 5वीं कक्षा तक की जो भाषा होगी पढ़ाई की, वह उसका मातृभाषा या फिर स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा रखी जानी चाहिए। ये हमारा नई शिक्षा नीति 2020 का जो है एक उद्देश्य रखा गया है। इसमें आगे जो उद्देश्य है वो ये है कि देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नाम की एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है इसमें, ठीक है। और अगला जो इसका उद्देश्य है
जो नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव की गई है उसको यहाँ पर जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्या क्या बदलाव हुई है। तो देखिए, शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इससे पहले इसका उद्देश्य में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक की जो भी पढ़ाई होगी वो उसका मातृभाषा भाषा होगा या फिर उसका स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होगी, वो उसके मातृभाषा पहले स्टार्टिंग में मातृभाषा पर ही बल दिया जाएगा और मातृभाषा को के साथ रहते हुए मतलब उसके उपयोग के द्वारा क्या किया जाएगा कि उससे उसके लक्ष्य भाषा जो होगी वहाँ तक पहुँचा जाएगा, यानी मातृभाषा से लेकर के उसको इस्तेमाल किया जाएगा मातृभाषा में और धीरे धीरे बच्चे को लक्ष्य भाषा की ओर जो है उसको मोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का मातृभाषा जो है हिंदी है और उसका लक्ष्य भाषा उसको इंग्लिश सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाया जाएगा, तो मातृभाषा को मद्देनजर रखते हुए उसी का उपयोग करते हुए उसी का सहारा लेते हुए उसको इंग्लिश सिखाया जाएगा। ठीक है, तो मातृभाषा पहली से 5वीं तक को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कर दिया है और भी इस तरह की चीज़ें हमारे एनसीएफ 2005 में भी देखने को मिला था। हम कहें तो इसमें कुछ नया बदलाव किया गया है, चीज़ें वही है, बस इसका क्या है कि रूपांतरण किया गया है, एक नया दिशा दिया गया है हमारा नई शिक्षा नीति 2020 में। अगला जो इसमें बदलाव किया गया वो ये है कि इसमें रटंत प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की गई है, जो मौजूदा समय में सबसे बड़ी खामी है, शिक्षा के लाइन में सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। और इसका जो रटंत प्रणाली को खत्म करने की जो यहाँ पे कोशिश की गई है, ये हमारा एनसीएफ 2005 में भी किया गया था, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी बरकरार है। यहाँ भी रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षण प्रणाली देने की कोशिश की जा रही है बच्चों को। ठीक है, और क्या बदलाव है, तो देखिए, किसी कारणवश कोई विद्यार्थी जो है बीच में कोर्स को छोड़ देता है, जैसे उसकी आर्थिक स्थिति हो सकती है या फिर किसी दुर्घटना वगैरह के कारण क्या है कि किसी परेशानी के चलते कोई बच्चा जो है मान लीजिए अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट नहीं करता है और बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने पर पहले उन्हें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें उससे कुछ नहीं मिलता था और उन्हें डिग्री के लिए दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ती थी। पहले, आज से पहले मतलब ये शिक्षा नीति बनी है, इससे पहले क्या होता था कि किसी भी बच्चे जो है किसी कारणवश अपने कोर्स को नामांकन तो ले लिया है लेकिन बीच में ही छोड़ के चला जा रहा है, तो ऐसा करने पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको अगर डिग्री दोबारा चाहिए तो उसको क्या है कि दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या है कि एक नीति आई है, इसमें क्या है कि बीच में भी कोई बच्चा अगर कोर्स छोड़ के चला जाएगा तो पहले वर्ष में अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, दूसरे वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा और अंतिम वर्ष में उसे छोड़ के जा रहा है तो उसे डिग्री देने की प्रावधान की गई है। तो पहले से यहाँ पर क्या है कि बच्चों को दोबारा इसके लिए नई शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। अगर पहले वर्ष में छोड़ा है तो प्रमाण पत्र मिल जाएगा, दूसरे वर्ष में छोड़ा है तो डिप्लोमा मिल जाएगा और लास्ट वर्ष यानी अंतिम वर्ष में छोड़ा है तो उसे डिग्री देने की प्रावधान की गई है नई शिक्षा नीति 2020 में। आगे क्या लक्ष्य दिया गया है, इसमें क्या बदलाव किया गया है उसको देखिए। तो इस नीति में मानव संसाधन मंत्रालय जो नाम है उसको बदल के शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। एक बड़ा चेंजिंग किया गया है, बहुत बड़ा, कि मानव संसाधन मंत्रालय जो नाम है उसको बदल के शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। और क्या बदलाव किया गया है, तो देखिए, संगीत, खेल, योग यानी हमारा व्यायाम इत्यादि को सहायक पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। यानी कि हमारे साइड से जो कुछ एक्टिविटीज़ की जाती थी स्कूल में, जैसे संगीत का हो गया, खेलकूद हो गया और यहाँ पर हमारा व्यायाम होता था, जिसको पाठ्यक्रम के एक सहायक पाठ्यक्रम माना जाता था कि जो हमारा मेन पाठ्यक्रम है उससे हट के इसको माना जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 हमारा ये बताती है कि ये जो है ये भी एक मुख्य विषय के रूप में इसको जो है पाठ्यक्रम से सम्मिलित किया जाएगा। खेल को, योग को, संगीत को, बागवानी को, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती थी स्कूल में वो सारे को अब जो है मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये हमारा नई शिक्षा नीति 2020 कहती है। चलिए आगे क्या बताया है उसको देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी वर्तमान में 4.43% ही है। इसको बढ़ा करके 6% कम से कम खर्च इसका किया जाए, इतना लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। चलिए अगला जो इसमें दिया गया है वो है कि नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। चूंकि शिक्षक प्रशिक्षित रहेंगे तभी तो बच्चे को वो ज्ञान दे पाएंगे। अगर शिक्षक में ही ज्ञान की कमी है तो बच्चे को वो ज्ञान अच्छे ढंग से नहीं दे पाएंगे, 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा तब जाकर के बच्चे प्रशिक्षित होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्राइवेट स्कूल में मनमाने ढंग से फीस
अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में कि प्राइवेट स्कूल में बहुत ही मनमाने ढंग से फीस वगैरह अपने मन की मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। जितना ज़रूरत है वो उतना ले लेते थे, अपनी मर्जी से ले लेते हैं वो। लेकिन इस पर भी क्या है कि रोक लगाने का प्रयास किया गया है, इस पर भी कदम उठाए गए हैं। अब प्राइवेट स्कूल का भी जो मापदंड है वो हमारा नई शिक्षा नीति 2020 तय करके देगी, उसी के अनुरूप भी उसे चलना है। अपने मनमानी फी नहीं ले सकता है किसी भी बच्चे से वो, ठीक है। ये भी एक बहुत ही सराहनीय यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, उसमें काम किया गया है। अगला जो यहाँ पर इसमें लक्ष्य रखा गया है वो है कि पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे। जैसे मान लीजिए कोई आर्ट का बच्चा है तो वो बॉटनी नहीं ले सकता है। जैसे किसी का हिंदी ऑनर्स है, ठीक है, हिंदी लिया तो वो क्या है कि बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता है, मैथ को नहीं ले सकता है। लेकिन अब जो है वो ले सकता है। कैसे? तो इसमें क्या है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे हैं वो भी संगीत रख सकते हैं। और एक और यहाँ पर जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसमें क्या होगा कि पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कोई इतिहास ऑनर्स ले रहा है अपना इतिहास को, तो उसमें विज्ञान के विषय भी वो इंक्लूड कर सकता है, रख सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। पहले जैसे ये नहीं है कि आपको एक समूह में ही विषय को चयन करना है, नहीं, आप विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग करते समय आप संगीत को भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार अपने विषय का आप चयन कर पाइएगा। ये नई शिक्षा नीति 2020 के आने लागू हो गया है, अब ये आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए आगे जो है वो है कि नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। मतलब नीति जो है हमारा ये नई शिक्षा नीति 2020, इसमें जो है पहले कक्षा के जो बच्चे रहेंगे और दूसरे कक्षा के जो बच्चे रहेंगे उसमें गणित और भाषा इस पर बल दिया गया है। वही चौथे और पांचवें कक्षा के जो बालक रहेंगे उस पर लेखन पर जोर देने की बात की गई है, यानी उस लेखन पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आगे जो बताया गया है वो है कि अब स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट नहीं चलेगा। आप जो यहाँ पर बहुत से स्कूल में अभी भी देखिएगा या फिर कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, देखते होइएगा आज तक कि 10+2 फॉर्मेट। इसका मतलब क्या होता था कि 10वां फिर 11वीं फिर 12वीं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट अब नहीं चलेगा, इसको बदल के आप रख दिया गया है 5-3-3-4 फॉर्मेट। ये देखिए इसको बदल के ये फॉर्मेट रखा गया है। अब इसमें क्या होता है 5-3-3-4 फॉर्मेट को, इसको जरा गौर से समझिए। इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत प्रश्न बनेंगे यहाँ से, तो इसको गौर से समझिए ये क्या होता है। तो देखिए इसके तहत क्या है कि पहले से 5 साल में, ठीक है, यहाँ पर पहले से 5 साल जो है ये हमारा पहला 5 है, इसको समझिए। इसमें कह रहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि 3 साल की कक्षा और 1 और 2 कक्षा को जो है फाउंडेशन स्टेज सहित शामिल होंगे। यानी इसमें क्या है कि 3 साल तक के जो स्टेज रहेगा वो रहेगा हमारा प्री प्राइमरी स्कूल के स्टेज, यानी कि इसमें पहले 3 साल इसी में बीत जाएगा और बाकी का जो 2 साल बचा उसमें क्या रहेगा, एक रहेगा हमारा पहली कक्षा और दूसरी रहेगी हमारी दूसरी कक्षा। आगे के जो यहाँ पर 5 का यहाँ पर क्लियर हो गया है। और देखिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पर भी बताया था कि 5-3-3-4 ये रहा। तो इसमें 5 जो है इसमें क्या था कि पहले 3 साल जो है ये प्री प्राइमरी स्टेज रहेगी और बाकी का एक पहली कक्षा और दूसरी रहेगा दूसरी कक्षा। तो ये भी 1-2 और ये 3-2 5, तो ये 5 वाला क्लियर हो गया। अब देखिए ये 3 क्या है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वही अब 3 साल की प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी, फिर कक्षा 2 शुरू होगी। ये पहले 5 की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। अब उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद कक्षा 3 से 5 3 साल शामिल रहेंगे, फिर क्या रहेगा कि 6 से 8 रहेंगे ये 3 साल, और लास्ट में हमारा जो बचता है 4 वाला अंक वो रहेगा 9वीं से 12वीं, यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से है 5-3-3 और 4, ठीक है। तो ये जो 5 है इसमें हमारा रहेगा 3 साल, ये रहेगा प्री प्राइमरी, और इसके बाद हमारा पहला क्लास और दूसरा क्लास, तो ये 2 मिलाकर के हमारा ये 5 हो गया। और ये जो बाकी का 3 बचा, देखिए दूसरी क्लास तक हमारा क्लियर है, उसके बाद ये जो बाकी का 3 बचा इसमें देखिए तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास आ जाएगी, ठीक है। और ये 3 में क्या आएगा, छठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, और बाकी का ये जो 4 बचा इसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो फॉर्मेट है किस तरह से फुलफिल हो रहा है, मतलब पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक। अब यही पैटर्न पे चलेगी सारे स्कूल में, इसी तरह के पैटर्न लागू होंगे। अब वो जो 10+2 वाले पैटर्न थे वो खत्म हो जाएंगे। ये पैटर्न क्यों लागू हुए और कहाँ से लागू हुई, तो ये पैटर्न जो है नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर रहा है, और इसी के कारण ये हमारा स्कूल में अब इस तरह की फॉर्मेट लागू होगी, ठीक है। तो आगे जो देखिए इसमें क्या है कि बस इतना ही था। ये जो हमारा
नई शिक्षा नीति जो 2020 थी, बस इतना ही था। इसमें इतना ही चीज़ों को पढ़ना है जो आपको ध्यान में रखिएगा, मद्देनजर रखिएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। आने वाले एग्जाम में आपको इससे प्रश्न मिलेंगे और आप शायद इसको अच्छे से समझ में गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।